Hello and a very good evening to all of my dear students. This is Devika and I am your biology buddy, your biology mentor, आपकी biology दोस्त. यहाँ पे फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं, right? तो I welcome you all to this Infinity Learn classes, right? So let's talk about another life processes. अभी तक हमने बात की थी बायो में, स्पेसिफिकली हमने बात की थी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, थोड़ा बढ़िया से ही पढ़ा था एंड यू गाइज वर ऑल्सो स्टडिंग इट परफेक्टली, राइट? तो काफ़ी डेप्थ में भी गए थे हम लोग एंड वी हैव लर्नड अबाउट द न्यूट्रिशन और फिर हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था. तो आज हम दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करना चालू करते हैं. तो दूसरी जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज बेसिकली अबाउट रेस्पिरेशन. हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में और स्पेसिफिकली हम किसके रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एनिमल्स में होने वाले रेस्पिरेशन के बारे में. तो आशा करती हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आएगा, राइट? सो लेट्स सी what is basically respiration and what are the common characteristics. क्या ऐसी common चीज़ें हैं जो हर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में होनी ही चाहिए, ठीक है? और खूब सारी मज़ेदार फन फैक्ट्स भी बात करेंगे. अगर आपको मज़ा आता है तो आपको पता है क्या लिखना है, यो, राइट? तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो अभी पहली बात, रेस्पिरेशन किस लिए चाहिए? व्हाट इज रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हम कहेंगे सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना इज रेस्पिरेशन. क्या मैं सही हूं? ना, ये तो गलत बात हो गई. क्यों गलत बात हो गई? इट इज फिजिकल प्रोसेस, राइट? सो टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज मेरली ब्रीदिंग प्रोसेस विच इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस होती है. तो भैया रेस्पिरेशन क्या होगी? रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस. बेसिकली ये सेल्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. तो बेटा जी मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, आपको ये नोट्स के फॉर्मेट में भी हम दे देते हैं. आप जानते हो कहाँ पे ये मिलती है, राइट? टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी की सारी नोट्स, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं? एनर्जी डिराइव करते हैं. कैसे? फूड से. क्योंकि मैंने कहा रेस्पिरेशन करके हम एनर्जी बनाते हैं. तो आप बोलोगे अरे मैम हमने तो सुना था फूड से बनाते हैं. तो बिल्कुल सही. तो अभी जो डाइजेशन में हमने फूड को डाइजेस्ट किया, in the small intestine the entire digestion was completed of all the food items, carbohydrate, proteins, fats, सबका, right? And then that was going where? It was going in the blood, right? वो कहा जाता है it is absorbed in the blood. अभी blood में ये final प्रोडक्ट आ रहा है. कौन सा प्रोडक्ट आता है फाइनल हमारी ब्लड में? ग्लूकोज आता है. ग्लूकोज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अपना ग्लूकोज ही है. तो ये ग्लूकोज डिराइव कैसे करते हैं? फ्रॉम वेयर? आप ग्लूकोज खाते हो क्या सीधा सीधा कि ग्लूकॉन डी का पैकेट लेके आए, राइट, और ग्लूकोज खा लिया? ऐसा करते हो? नहीं ना, खाना खाते हैं. मम्मा अच्छा अच्छा खाना बनाती है, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, वो खाते हैं, राइट? कभी कभार एक आध बार बाहर से ऑर्डर भी कर लेते हैं. तो क्या खाते हैं बेसिकली? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, है ना? यूजुअली ऐसे ही सर कुछ आसपास डिपेंडिंग ऑन ऑल दी स्टेट्स यही सब खाते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? दिस इज जैसे रोटी हुआ कार्ब्स, राइस कार्ब्स, दाल प्रोटीन, राइट? जो सब्जी आपने खाई उसमें तेल घी का छोक पड़ा होगा, फैट, राइट? तो ये सारी चीज़ें डिग्रेड हो के आखिर में बनना इन्होंने क्या क्या है? जैसे प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो अमीनो एसिड्स बन गई, राइट? फैट डिग्रेड हो गया तो इसकी ग्लिसरॉल्स बन गए, बिल्कुल आखिरी ट्राइग्लिसरॉइड्स और वो सारी चीज़ें बन गई. और कार्ब्स जब डिग्रेड हो जाते हैं तो अपने क्या बन गई? ग्लूकोज बन गई. अब ग्लूकोज आपने रोटी खाई तो भी ग्लूकोज मिला, राइस खाया तो भी ग्लूकोज मिला, आपने कोई मीठा डिश खाया कार्ब्स, राइट, अगेन ग्लूकोज मिला. तो ग्लूकोज इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ऑल दिस फूड आइटम्स अल्टीमेटली, राइट? तो अब ये क्या होता है ना, इस ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं जब हम ब्रीदिंग. तो अब फूड एंड एनर्जी का संबंध कैसा है?
हाउ आर दिस टू थिंग्स लिंक्ड? ये जो लिंक है ना बेटा, ये अगर समझ में आ जाए ना आपको तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। और बेसिकली यही छूट जाता है बच्चों का कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे, मतलब कैसे। देखो सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रही है। हमने खाना खाया, खाने को पचाया, वी हैव डाइजेस्टेड द फूड दैट इज बीन एब्जॉर्ब्ड। नाउ से दिस ग्लूकोज इज मूविंग इन साइड योर बॉडी इन डिजॉल्व फॉर्म में घूम रहा है ये बढ़िया से इन द ब्लड। अब ये जाएगा कहाँ? ब्लड घूम क्यों रहा है इसको लेके? ब्लड घूम रहा है इसको लेके ताकि सेल्स तक पहुंचाया जा सके, राइट। तो अब ये जो ब्लड है इसको लिम्फ के थ्रू टिश्यू तक पहुंचा देता है। टिश्यू मतलब क्या? सारी सेल्स से बनी हुई है। अब सेल्स तक ये पहुंच गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को सेल अंदर ले लेती है, राइट। अब इसको भी अंदर लेने के लिए फिर एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करती है। अपना पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन बनाता है, वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेके अंदर जाता है सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर होता क्या है? In the same lymph you also have oxygen that you have breathed in, right? Now there is oxidation of glucose happening inside this cell. अब क्या ये बहुत ही सिंपल है? जब हम बात करते हैं ना, हम बात करेंगे जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तब इस प्रोसेस को बड़े ही तरीके से समझेंगे, बिल्कुल रिएक्शन के साथ। तो अभी आसान तरीके से सुन लो कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। इसे हम कंबर्शन भी बोलते हैं, लिटरली कंबर्शन भी बोलते हैं, राइट। सो कंबर्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी की वजह से एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाती है। आई बात समझ में? या तो बताया जाए इन द चैट बॉक्स, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बातें, राइट। तो अब क्या हो गया? जो खाना हमने खाया उसको हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, ग्लूकोज को, तब जाके एनर्जी बना। और वही काम मेरे बच्चों रेस्पिरेशन का होता है, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने ग्लूकोज को सेल के अंदर लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया और जाके बनी अपनी एटीपी। एंड एटीपी के साथ साथ क्या बनता है? अब एटीपी के साथ साथ ना, साथ ही में जब सेल्स रिस्पायर आउट करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और पानी भी बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और पानी भी बनता है, ये सारी चीजें बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या अच्छी चीज है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज है, राइट। या ये बहुत ही गलत चीज है। दिस इज टॉक्सिक सब्सटेंस, सो नाउ वी हैव टू एक्सेल इट आउट, राइट। वी हैव टू एक्सेल इट आउट। अब क्या सारे एनिमल्स के पास बिल्कुल ऐसी सिस्टम होती है जैसे हमारे पास होती है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरी एनिमल हैज डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम इन देयर बॉडी, राइट। सो दे हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि बेटा जी इन केस ऑफ एनिमल्स यू हैव सिंपल सिस्टम, डिफ्यूजन से ही काम हो जाएगा। जस्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ gases to lower concentration of gases, simple diffusion से काम हो जाता है, and this happens directly in the cell membrane. अभी बात करते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म में स्किन से होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में गिल से होता है, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, राइट, उनमें जैसे कॉकरोचेस हो गया, ग्रॉसोपर्स, राइट, उनमें स्पेरिकल्स एंड ट्रेकिया होती है। एंड हमारे पास और बर्ड्स के पास, राइट, लैंड एनिमल्स जो टेरेस्ट्राइल एनिमल्स होते हैं, दोज पीपल हैव, दोज एनिमल हैव लंग्स विद इन देम, दोज एनिमल हैव लंग्स विद इन देम। अभी इतने सारे अलग अलग टाइप के, है ना, अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हमने सुने। तो क्या ये सारे के सारे एक जैसे, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, राइट? दे ऑल शुड हैव सम सिमिलरिटी। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट motto of it? To do gaseous exchange. So what are those characteristics which make them a respiratory system? So सारे के सारे, let it be gills, let it be the spiracles, let it be your lungs, all of them have large, huge surface area, so that the diffusion of oxygen can happen, so that removal of carbon dioxide can happen,
efficiently. This is a previous year question of CBSE class, CBSE बोर्ड. ध्यान देना बच्चों, मार्क कर लेना टेक्स्ट बुक में, मैं बताते जाऊंगी कहाँ कहाँ से आते हैं. राइट, सो बोलते जस्टिफाई या फिर बोलते चलो डिस्क्राइब, और वाई सिंपली कि वाई लंग्स आर मोर एफिशिएंट, वाई हाउ डू दे बिकम एफिशिएंट. सो लार्ज सरफेस एरिया, लंग्स में एलोविलाइज होते हैं, हम बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर की. राइट, सो दैट इज the one of the criteria. They should have large surface area. Then all respiratory organs have thin walls for diffusion. Right, so जैसे अपना alveoli है, right, alveoli is made up of what kind of cell? What kind of cell? Epithelial cells. और कितना लेयर होता है उन cells का? Single layer of cell. ये अपना alveoli है, राइट, और इनमें कितनी सेल का लेयर होती है? सिर्फ एक सेल की लाइन होती है बस. ठीक है, एपिथेलियल सेल से ये बने हुए हैं एंड इनमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल इज देयर. व्हाई सो thin, such a thin layer? Why so? So that the diffusion of gases can happen easily. So oxygen को वो बाहर टिश्यू में, ब्लड में दे पाएंगे. अभी क्या सिर्फ ये ऐसे ही रहने से चलेगा? नहीं, they should have a very good connection with the सर्कुलेटरी सिस्टम. राइट, नहीं तो कोई काम का नहीं. तो इसमें क्या होती है? इसमें ब्लड कैपिलरीज लगी हुई होती है बहुत सारी. इट इज बेसिकली कवर्ड विथ दिस. ओके, दे आर इन क्लोज एसोसिएशन विथ द ब्लड कैपिलरीज, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है कार्बन रिच, वो आके कार्बन डाइऑक्साइड को इन एल्विलाई में छोड़ दे और वहाँ से ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके फिर से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाए. राइट, तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया. ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्किन्स हो, गिल्स हो, lungs ho, they have rich blood supply, right, rich blood supply in this form, so that they are closely associated with the blood, with the circulatory system. Clear? I hope this is clear. Now terrestrial animals में क्या system होता है? एटमॉस्फियर से हम ले लेते हैं, आसान है हमारे लिए सांस लेना. लेकिन अगर हम बात करें aquatic animals की, so then they take this water dissolved form of oxygen. तो जो ऑक्सीजन वाटर में dissolved form में होता है, that is the source of oxygen for them. Another thing to be noted is that when in this case अब dissolved oxygen लेना है तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होगी? कम होगी. The ratio of oxygen would be less when compared to the atmospheric oxygen, and in this case the rate of respiration increases. So question का आंसर बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है इस पे? Why the rate of respiration? Why the rate of respiration is high? लिख लीजिए, शायद यही आ जाए, है ना. Why the rate of respiration is high in aquatic animals? In aquatic animals. राइट, ये क्वेश्चन बनता है. इसे भी सैंपल क्वेश्चन पेपर में देखा गया है सीबीएसई के. तो क्यों है? क्योंकि इसको डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन कम, तो ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, सांस ज़्यादा अंदर लेगा और इस वजह से रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है. ऐसा सही कुछ आपके साथ भी होता है जब आप भाग दौड़ करते हो. व्हेन यू रन और यू डू अ फिजिकल एक्टिविटी, योर ब्रीदिंग रेट गो हाई. यस, सांस फूलने लगती है, हम जिसे कहते हैं. क्यों फूलती है? क्योंकि आर body is using more and more oxygen to make more and more energy, and that's why then our breathing rate goes high, ताकि हम उस ऑक्सीजन के कमी को पूरा कर पाए. right, so that we can supply more and more oxygen. अब एक एक एनिमल के बारे में, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं. जैसे कि ये नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा आपका अमीबा है. राइट,
टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआन जो पानी में पनपता है। मोस्टली इट्स हैबिटेट इज इन द वाटर, राइट। आपके पानी पूरी वाले भैया के पानी में भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दे के खाना, ठीक है। सो जो अच्छी जगह से खाना, मेरे कहने का मतलब है साफ सुथरी जगह को चूज करना खाते वक्त, ठीक है। सो ये जो एनिमल है, ये जो प्रोटोजोआन है, राइट, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई नामो निशान तो है नहीं। सो हाउ इज दिस हैपनिंग? दिस इज ऑल हैपनिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन इट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। डाइजेशन इन द सेल, डाइजेशन में भी हमने पढ़ा था ना, पहले अमीबा से ही शुरू किया था, तो रेस्पिरेशन में भी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अमीबा इटसेल्फ, राइट। तो सिंपली ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कहाँ से हो रहा है? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब ये इतू सा है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सो इट डजंट नीड एनीथिंग टू सप्लाई सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फलाना सिस्टम, धमकाना सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन अंदर, पूरा सेल काम कर चला लेगा अपना, राइट। सो होल सेल कैन यूज इट हैप्पीली। अर्थवर्म की बात करते हैं। अर्थवर्म के पास क्या होता है? स्किन से ही ये अपना काम चलाता है। लेकिन अभी बारिश का सीजन आने वाला है, राइट। अभी तो बारिश का सीजन आने वाला है। काफी सारे दिस रेड वर्म्स, दिस अर्थवर्म, यू विल सी देम ऑन द सर्फेस। Why you don't see them during the other seasons? सोचो जरा, देखो इसका क्या है ना, ये ऑक्सीजन तो ले सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है, इट कैन ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, लेकिन यहाँ पे what is happening बच्चा, what is happening? The skin should be moist, एक क्राइटेरिया है, the skin should be moist over here, right? So if the skin is not moist, it cannot breathe, it will suffocate. इसीलिए summer season and all you don't see them on the surface, क्योंकि वहाँ पे नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, that's why they are under the ground. जितना डीपर वो जाएंगे उतना उनको मॉइस्चर मिलेगा, राइट? तो इस वजह से तो अर्थवर्म yes बिमला, अमीबा itself is a cell बेटा, you are right, फंटास्टिक। अमीबा खुद ही एक सेल है ना, है ही सेल, ठीक है। सो नाउ ऐसे ही स्किन से ये अपना काम चलाता है। एक ही क्राइटेरिया है दैट इट शुड हैव व्हाट, इट शुड हैव मॉइस्ट स्किन। अब देखते हैं कि ब्रीदिंग पैटर्न इन केस ऑफ द एक्वाटिक एनिमल, और हमारे फिश के बारे में बात करेंगे। तो फिश को आपने एक्वेरियम्स में देखा होगा, बड़बड़ाते रहती है ना, मुंह खोलती है बंद करती है, मुंह खोलती है बंद करती है, कंटिन्यूस बड़बड़ाते रहती है। तो ये क्यों होता है? एक्चुअली दे आर ब्रीदिंग, राइट, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर ब्रीदिंग। हाउ आर दे ब्रीदिंग? इसका एक बढ़िया सा ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स। ये तो आपने बचपन में सीखा होगा, लेकिन हाउ डज इट फंक्शन? सो द गिल्स ना, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड देयर हेड्स, राइट, एंड फ्रॉम आउटसाइड यू विल सी देम एज अ स्लिट, ठीक है, ऐसे लगेगा कि स्लिट्स है। तो जो मछली खाते हैं उनको तो बढ़िया से पता होगा, ठीक। तो अब ये जो स्लिट्स है ना, इसमें क्या होता है, अंदर क्या होता है? तो ये जो स्लिट है, अगर ये एक मानो स्लिट है, राइट, तो इसका ना बहुत सारा कनेक्शन होता है ब्लड सप्लाई के साथ। यहाँ पे इतनी सारी कैपिलरीज आएगी जाएगी ना, इतनी सारी कैपिलरीज आएगी जाएगी कि इट इज richly supplied with the blood vessels, highly vascularized होती है। तो इतनी ज़्यादा vascularization होने की वजह से now it can do the absorption। अब ये mechanism how does it do? You see, the fish opens its माउथ ओपन करेगा तो पानी अपने आप अंदर आएगा, स्विम करते रहती है ऐसे भी, राइट। माउथ ओपन करेगा, इट विल ओपन द माउथ एंड वाटर विल एंटर इनसाइड। नाउ इट क्लोजेस इट्स माउथ, pressure is created inside and the water gushes out of the gill. ये कहाँ से निकल आएगा? गिल से निकल आएगा। So it is pushed out of this small slits. अब यहाँ पे जो slits है, इसमें से पानी बाहर आएगा। Now in this form you may have understood कि अब इसका क्या काम है? So the dissolved oxygen is being absorbed over here by the blood capillaries and given out. ये बाहर क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं पे छोड़ जाती है ताकि ये बाहर चला जाए, राइट। तो इस तरीके से दिस इज हाउ द fishes
do breathe. Most of your aquatic animals do this kind of. गिल इज नॉट, गिल आपको अच्छा खोलने पे अंदर से लाल दिखती है क्योंकि वस्कुलराइजेशन, राइट, वस्कुलराइजेशन, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज वहां पे होती है, दैट इज वाई इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, दैट इज वाई बच्चा। चलो सो ये बात हमने कर ली। अभी बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा और भी कुछ होता है। आपका जो स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर, स्पाइडर पता है ना, स्पाइडर, मकड़ी, हाँ, उसमें किस टाइप की लंग्स होती है जानते हो? स्कॉर्पियो में भी होती है ऐसी लंग्स, स्कॉर्पियो में भी होती है, बिच्छू, बिच्छू जो होता है, ठीक है। इनमें किस टाइप की लंग्स होती है जानते हो? इनमें होती है एक खास तरह की लंग, उसे कहा जाता है बुक, बुक लंग्स, उसे कहा जाता है बुक लंग्स, राइट। तो बुक लंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम किताब, मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे स्टूडियो में कोई किताब, तो किताब को हम देखते तो साइड से कैसे दिखते हैं ना, पन्ने पन्ने पन्ने, वैसे उनकी लंग्स दिखते हैं, इसलिए उनको बुक लंग्स कहा जाता है। बाकी वो होती गिल्स की जैसी ही है, ठीक है। और अगर स्पिरिकल्स और ट्रेकिया की बात करें, स्पिरिकल्स और ट्रेकिया की बात करें, तो अगर ये अपना कॉकरोच है, ठीक है, इसको हम कहां से देख रहे हैं? इसको हम उल्टी दिशा से देख रहे हैं, मतलब नीचे से देख रहे हैं, हो गए इसके पैर, ठीक है। तो इसको हम कहां से देख रहे हैं? नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नहीं, नीचे से देख रहे हैं, ऐसे उल्टी जगह से देख रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे 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 स्पिरिकल्स लगे रहेंगे। अब ये स्पिरिकल्स क्या होती है? स्पिरिकल्स आर स्मॉल ओपनिंग, राइट, जहाँ से डायरेक्टली गैसेस जो है वो अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी छोड़ा जाता है, राइट। सो ये होती है स्पिरिकल्स। हाय श्वेता, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, राइट। सो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन की, ठीक है। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये एक बड़ा ही क्या कहते हैं, मस्त डिजाइन है इसका। दिस काइंड ऑफ मशीनरी जो भगवान ने हमारे अंदर लगाई है ना बेटा जी, ऐसे लगाई है कि इट कैन वर्क फंटास्टिकली। इट इज ड्रिंकिंग ओनली ना बेटा, ब्लड में कैसे जाएगा? बिमला जस्ट थिंक ना, इफ यू आर ड्रिंकिंग इट विल गो इन, फिश के पेट में जाएगा, है कि नहीं? पेट में खाना भी तो रखना पड़ेगा, सिर्फ पानी पे जी सकती है क्या? नहीं ना, उसको ऑक्सीजन को कहाँ डालना है? ब्लड में डालना है, इसीलिए गिल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, गुड क्वेश्चन दो, नाइस थिंकिंग, ठीक है। सो दैट कॉकरोचेस डू नॉट हैव लंग, नजम, कॉकरोचेस के पास स्पिरिकल्स होते हैं, लंग्स नहीं, छेद, डायरेक्ट गैस टू दी ब्लड सप्लाई, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ से शुरुआत होती है? हमारी नॉस्ट्रल से शुरुआत होती है, ओपनिंग ऑफ इट, ठीक है, नेजल कैविटी, ये नॉस्ट्रल्स कहलाती है, ये नेजल कैविटी होती है। अब ये जो नेजल कैविटी है ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है फेरिंग्स में। हाय कार्तिका, वेलकम टू द क्लास। सो ये जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? सीबीएसई वालों का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है कि व्हाट इज फेरिंग्स, या फिर विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड and respiratory system, for digestive system and respiratory system, which is the common passage for trachea and esophagus, तो वो कहलाता है pharynx। ये एक funnel shape का structure है, if you can see, funnel shape का structure। आपको समझाओ बड़े प्यार से, ठीक है, यक मत लगने देना, क्योंकि दिस इज योर बॉडी माई बॉडी, मुझे भी सर्दी होती है, आपको भी सर्दी होती है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस हमेशा चलते रहता है, राइनो वायरस इधर उधर चलते रहता है, कॉमन कोल्ड होते रहता है। तो अब ये कैसे काम करता है? देखो, हमको सर्दी होती है तो हम लेते तो कभी मुंह में खारा लगता है, यू गेट दैट सॉल्टी टेस्ट इन योर माउथ, टेल मी, यक मत बोलना
I know it's yuck. That mucus comes in your mouth and that's why you taste that खारा taste, isn't it? सबको लगा होगा। अब ये जो लगता है ना बेटा, ये इसलिए लगता है कि फेरिंग्स यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, फेरिंग्स वहाँ तक आ जाता है और फिर यहाँ से आपका ट्रेकिया चालू हो गया, यहाँ से आपका ट्रेकिया चालू हो गया। इसके ऊपर ना और एक बढ़िया सा ये जो फ्लैप है ना, ये इसे कहा जाता है, लिखा नहीं है, ओके, एपिग्लॉटिस। इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ऑलराइट, जो ग्लॉटिस के ऊपर रहता है, इट इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द ग्लॉटिस। नाउ अब जब मैंने आपसे कहा कि फूड एंड फूड पाइप एंड योर विंड पाइप, ट्रैकिया, राइट, this is life processes, Kartika, life processes. So this is your windpipe in the front and on the dorsal side you have the esophagus, जो आपका फूड पाइप जाएगा, ठीक है, वो पीछे के साइड से जाएगा। अब मुंह भी खुलता है, खाना अंदर जाता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो ट्रेकिया को बंद कर दिया जाता है। जी, फर्स्ट चैप्टर है, राइट, ट्रेकिया को बंद कर दिया जाता है। ट्रेकिया को बंद किससे करते हैं? एक मस्कुलर फ्लैप से करते हैं, उस फ्लैप को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसे दो पाइप से समझो, ठीक है, और इसे हमने बंद कर दिया, तब जाता है खाना डायरेक्ट फूड पाइप में। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह जाते हैं कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए वरना गड़बड़ होके हो जाता है, राइट। तो दैट इज एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस बाद में आता है आपका लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जब आप बात करते हो तो आपको एक वाइब्रेशन फील होती है यहाँ पे, राइट, यू फील द वाइब्रेशन ओवर देयर, दैट्स योर वॉइस बॉक्स। जो वॉइस में एडम एप्पल बन जाता है, दैट इज योर वॉइस बॉक्स, दैट्स योर लैरिंग्स, राइट। तो वो वोकल कॉर्ड हो गया। अब इस वोकल कॉर्ड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों लगा दिया? बिकॉज ये काम करता है गैस के वाइब्रेशन से, जो हम हवा अंदर बाहर करते हैं उसके वाइब्रेशन को कंट्रोल करके ही वी कैन टॉक, राइट। सो दैट इज योर लैरिंग्स। अब इसके बाद एक पाइप आ जाता है, राइट, इस पाइप को हम कहते हैं ट्रेकिया। इस पाइप को हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं, राइट, दैट इज योर विंड पाइप। फूड पाइप को कहते हैं कार्तिका, फूड पाइप को कहते हैं एसोफेगस, राइट, जहां से खाना अंदर जाता है, वो बिल्कुल पीछे इसी साइड में रहता है। ओके, अब ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया में ना, मैं इसे हटा दूं, आई विल क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो अपना ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया के ऊपर लगी रहती है ऐसी ऐसी रिंग्स, हाँ, इसे हम कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, राइट, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, and this C-shaped cartilage rings are made up of hyaline cartilaginous rings। ये क्या होती है? C-shaped rings। C-shaped rings मतलब क्या? ये पूरी रिंग्स नहीं है। अगर ये आपका ट्रेकिया है तो ये इसको ऐसे ही कवर कर रही है, ठीक है, ये इसको आधा सा ही कवर कर रही है, पूरी कवर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कार्टिलेज है भैया, थोड़ी हार्ड होगी, राइट, ये अपना जो है इस तरीके की हार्ड होगी। और पीछे क्या है? पीछे आपका इसोफेगस है, फूड है, तो ऐसे अगल बगल में खड़े हैं और यहाँ पे अगर रिंग्स होती तो फूड जाते वक्त हमें दर्द होता, हमें मुश्किल होती, फूड अटक भी सकता था, इसीलिए इसको हाफ रखा है। अब इसका कारण क्या है, क्यों है ये यहाँ पे? ताकि योर ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स। अगर सी शेप रिंग्स है वहाँ पे तो दे आर होल्डिंग दिस पाइप, राइट, इन अ राउंड शेप सो दैट इट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, चिपक ना जाए इसकी वॉल, इसलिए दिस सी शेप रिंग्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। लगभग डिपेंड करता है, जैसे 16 से 20 होती है, 15 to 16, हाँ जी, डेली होती है, मैथ्स और साइंस की डेली होती है, ठीक है, एक क्लास होती है रोज अपनी। तो फिर ब्रोंकाई। अब ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है आगे, एक लेफ्ट साइड में चला जाएगा और एक राइट साइड में चला जाएगा। अब जैसे ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, तो इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। और इसी तरीके से हमारा ये जो मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसे हम कहते हैं लंग, राइट, लंग के अंदर ये चली गई। अब ये पाइप्स जो है ना बेटा, ब्रोंकाई जो है वो मोटा मोटा पाइप, ठीक है ना, ब्रोंकाई जो है ये पहली बार जो डिवाइड हुआ ये हो गया ब्रोंकाई। अब इसे और छोटा करना है, इसे और छोटा करना है तो कैसे होगा? तो अब इसको और आगे डिवाइड किया जाएगा इस तरीके से,
राइट तो इसे हम कहते हैं, जो पतली पतली पाइप्स है इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। मैं इन्विजिलेटर अगर होती तो बहुत सख्त होती, ठीक है ना, आई एम अ स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर। तो ठीक है, 4 बजे रोज क्लास होती है बेटा कार्तिका अपनी, राइट। अब इन ब्रोंकियोल्स की एंड में क्या होता है, इन ब्रोंकियोल्स की एंड में होता है ऐसे बलून शेप स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एल्यूविलाई। एल्यूविलाइज क्या होते हैं बच्चा, एल्यूविलाइज जो है अपने वो होते हैं साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, राइट इसे कहा जाता है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो ये है अपना लंग्स, उसमें हो गया एल्यूविलाई, सारी चीजें हमने देख ली। अब क्या ये अकेला काम करता है, ना भैया ना, ये ऐसे लटकते नहीं रहते अंदर, ठीक है। इसके नीचे एक मस्क्यूलर फ्लैप होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्रैगम, बिल्कुल अपर यू नो थोरैसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन को डिवाइड करता है ये डायफ्रैगम, राइट। और इसके ऊपर नीचे होने की वजह से ही लंग्स कैन एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स हाउ देन वी कैन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ the human respiratory system. See you then. Tata, take care, bye bye. 4 PM मिलते हैं रोज 10th की क्लास के लिए, मैथ्स और साइंस की क्लास होते रहती है, ठीक है। चलो टेक केयर।